चलिए बच्चों, फिजियोलॉजी के सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे? अब उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे। क्या करेंगे? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे कि सर ये जो हमारे पास ग्लूकोज है, इससे अभी तक हमें सेल्यूलर एनर्जी नहीं मिली है, हमें तो आपने लाइट एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दे दिया है। अब ये जो लाइट एनर्जी, जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे, यानी कि जो ग्लूकोज है उसको तोड़कर किस तरह से आप एटीपी का जनरेशन करेंगे बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर इसे बोलेंगे रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? सबको आवाज आ रही है मेरी? चलो तो शुरुआत करते हैं बच्चों चैप्टर की। वेटेज की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि सर 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर हर साल, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले से ही ये जो आपका माइंडसेट है कि बहुत टफ चैप्टर है, इसको क्लियर कर लेना कि टफ चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आसान चैप्टर है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस आते हैं और हम आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गई बात? तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों चैप्टर की। हम लोगों के पास नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि ये जो रेस्पिरेशन है ये क्या होता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेस्पिरेशन? कोई बताना चाहेगा? कोई अपना एक्सपर्ट कमेंट गूगल से छाप कर लाएगा कि हाँ सर अभी देखकर बताते हैं गूगल पर से। क्यों बेटा? चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं रेस्पिरेशन की। हम लोगों ने कहा कि सर रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ respiratory substrate and release of cellular energy। क्या हो रहा है कि सर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अभी इसको साइड कर देते हैं। अभी हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ सेल्यूलर एनर्जी, कि ग्लूकोज टूट रहा है और सेल्यूलर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिससे कि हमें मिलेगा CO2 H2O और एनर्जी। बात समझ आ रही है? तो सर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाएगा जिससे कि हमें मिलेगा CO2 H2O और एनर्जी। ठीक है सर, ये बेसिक डेफिनेशन आई होप सबको क्लियर हो गई कि सर हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या मैं कहूँ ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं और उस ग्लूकोज में स्टोर्ड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इन द एनर्जी ऑफ ATP। ठीक है, चलो अब फीचर्स की बात करते हैं। जैसे वहां हमने फीचर्स पढ़े थे, कुछ फीचर्स बता सकते हो क्या? हाँ जी, अपहिल की डाउनहिल कुछ याद आ रहा हो? एक्सर्गोनिक की एंडरगोनिक? सर हमने कंपैरिजन में पढ़ा था कि दिस इज डाउनहिल, उसके बाद
हमने ये भी पढ़ा था, इट इज एक्सर्गोनिक। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को ये भी पता है कि ये एम्फीबॉलिक होता है, बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जब दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो रहे हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं एम्फीबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम कह रहे हैं कि कैटाबॉलिज्म जो है वो मेजर है। तो अगर आपसे कई बार ऑप्शन में दे दिया जाए कि भाई बताओ, नहीं आप तो एनाबॉलिज्म हो रहा है कि कैटाबॉलिज्म, तो आप क्या लगाएंगे? कैटाबॉलिज्म लगाएंगे, क्योंकि सर मेजर रिएक्शंस जो हैं वो ब्रेकडाउन के हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां कुछ सिंथेसाइज हो सकता है, वो भी हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि फिलहाल अगर आपसे दोनों में से एक चूज करने को कहा जाए कि भैया एनाबॉलिज्म बोलोगे या कैटाबॉलिज्म, तब आप बोलोगे कैटाबॉलिज्म, जब आपको ऑप्शन में एम्फीबॉलिज्म नहीं दिया हुआ है। और फोर्थ हम कह रहे हैं कि इट इज अ मल्टी स्टेप enzymatic process। It is a multi-step enzymatic process। क्लियर इतनी बात? तो ये है बच्चों आपके पास कुछ फीचर्स रेस्पिरेशन के। क्या आप लोगों को स्टार्टिंग क्लियर है रेस्पिरेशन के कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर? कि सर ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसे तोड़कर सेल्यूलर एनर्जी रिलीज करने वाले हैं, और सेल्यूलर एनर्जी जो है वो मुझे किस फॉर्म में मिलेगी अभी मुझे थोड़ी देर में समझ आएगा। अब एक जो नया टर्म मुझे यहाँ दिख रहा है वो दिख रहा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। लेकिन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पढ़ने से पहले मुझे एक बात क्लियर होनी चाहिए, और वो क्या है कि सर आप पढ़ा रहे हो रेस्पिरेशन इन प्लांट। क्या हम सच में रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ेंगे या हम कुछ और पढ़ रहे हैं? तो इसको समझते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट जो चैप्टर है बच्चों, इसमें प्लांट्स के बारे में केवल आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है चैप्टर के अंदर, और इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि ये जो प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। प्लांट के पास कोई भी अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना उसके पास कोई लंग्स होते हैं या और कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स जिससे कि वो रेस्पिरेशन कर पाए। ठीक है, तो आपको केवल रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में प्लांट्स की इतनी सी बात बताई गई। उसके बाद जो आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि सभी प्लांट्स के अंदर या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन्हीं स्टेप्स के साथ चलेगा। समझ आ रही है बात? तो बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों वो पढ़ रहे हैं क्या? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हम यहाँ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स नहीं पढ़ रहे हैं। क्या आप लोगों को बात समझ आ रही है? सबको क्लियर ये चीज कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? कि सर आपने ब्रीदिंग पढ़ा, ठीक है, अब ब्रीदिंग आपने पढ़ा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर तक तो आया, लेकिन इस ऑक्सीजन का हुआ क्या? आपकी बॉडी के अंदर ये जो ऑक्सीजन है इसका सेल ने जब एक्सेप्ट किया तो उसके साथ किया क्या? उस ऑक्सीजन ने आकर क्या किया यहां पर? समझ आ रही है बात? तो यहां पर हुआ क्या है बच्चों कि ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर गया होगा, उसने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया होगा, उसको CO2 और H2O में कन्वर्ट किया होगा, साथ में रिलीज करी होगी एनर्जी। और आपको पता है कि ब्रीदिंग तक आप ये पढ़ते हो कि ऑक्सीजन अंदर जाता है और CO2 बाहर आता है। याद है क्या ये बात आप लोगों को? तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि भैया ये जब ऑक्सीजन सेल के अंदर गया है तो सेल के अंदर जाने के बाद इस ऑक्सीजन ने किया क्या? क्लियर? तो हमने कहा कि सर इसने क्या किया है, यहाँ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन किया है और सेलुलर एनर्जी को रिलीज किया है। साथ ही साथ फीचर्स पढ़े तो डाउनहिल और एक्सर्गोनिक है क्योंकि दोनों में एनर्जी रिलीज हो रही है, और एम्फीबॉलिक है क्योंकि हम कह रहे हैं कि सर एनाबॉलिज्म भी चल रहा है और कैटाबॉलिज्म भी चल रहा है। अब कैटाबॉलिज्म यहाँ पर मेजर रिएक्शंस है। उसके बाद चौथा हम लोगों ने कहा मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि भैया एकदम से हथौड़ा लिया और ग्लूकोज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक स्टेप में नहीं हो रहा है। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि सर यहां पर ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि एक स्टेप में उड़ा के खत्म कर दिया, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाएगा और हर स्टेप में एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बोला मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस। इज इट क्लियर? सबको बेसिक इंट्रोडक्शन सब रेस्पिरेशन का क्लियर? जल्दी से छाप लो इसको, फिर आगे चलते हैं।
चलो तो आगे चलते हैं बच्चों। अब जो प्लांट्स के बारे में एक सवाल है, पहले उसका जवाब दे देते हैं। वो सवाल क्या है कि सर, सवाल यही है, वाई रेस्पिरेटरी organs are absent in plants। कि भैया ये जो प्लांट्स हैं इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं होते हैं। तो देखो, इसके कुछ सिंपल से रीजंस हैं। पहला रीजन, सोच कर बताना कि भैया एक बात बताओ, अभी हम फोटोसिंथेसिस पढ़कर आए हैं, क्या प्लांट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सचेंज करने की ज़रूरत है क्या? कभी तुम लोगों ने ऐसा कहा हो? जनरली तुम क्या बोलते हो कि सर प्लांट जो है वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, सही बात, और एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। यही पढ़ा है तुम लोगों ने। अब ये क्यों पढ़ा है? क्योंकि सर क्या प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है भैया। वो रेस्पिरेशन कैसे करेगा? उसके अंदर ग्लूकोज कैसे टूटेगा? उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से ला रहे हैं? तो भैया ऑक्सीजन तो बना हो ही रहा है, अंदर फैक्ट्री है पूरी, फोटोसिंथेसिस चल रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सर पहली चीज तो प्लांट को ऑक्सीजन बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर वो अंदर ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहा है। बहुत बढ़िया। चलो मान लो कभी नहीं भी कर रहा है, तो दूसरा रीजन, क्या जैसे आपको भागदौड़ करनी है, प्लांट्स को भी वैसे भागदौड़ करनी है क्या? अरे प्लांट्स को भी वैसे भागना है क्या? नहीं सर, प्लांट्स तो स्टैटिक हैं। उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आपसे कम होगी या ज्यादा होगी, या बहुत कम होगी? बताओ। आपके कंपैरिजन में जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड एटीपी है वो बहुत कम होगा या ज्यादा होगा? सर बहुत कम होगा। बहुत बढ़िया। तो सर दो बातें समझ आ गई। पहला तो प्लांट खुद ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा वो जो है उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम है, क्योंकि सर उसको एनर्जी बहुत कम चाहिए। ठीक है। अब तीसरा रीजन, चलो मान लो हमें तो फिर भी भैया ऑक्सीजन बाहर से लेनी ही पड़ेगी, फिर क्या करोगे? उसको कंडक्शन कैसे करोगे? उसके पास तो कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ही नहीं, तो उसकी जरूरत क्या है भैया? हर प्लांट के पार्ट पर आपको कोई ना कोई पोर देखने को मिलेगा, चाहे आप स्टेम ले लो चाहे आप लीफ ले लो। कहीं पे स्टोमेटा होता है, कहीं पर आपको याद है लेंटिसल्स नाम सुना होगा, तो कहीं पर स्टोमेटा कहीं पर लेंटिसल्स देखने को मिलेंगे। तो भैया हर प्लांट पार्ट अपना गैसेस एक्सचेंज खुद से कर सकता है। तो तीन रीजंस आपके पास कि प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं है। सबसे पहला हमने कहा, एवरी प्लांट पार्ट कैन परफॉर्म इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज। ठीक है सर। सेकेंड, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स इज वेरी लो। ठीक है। और थर्ड, production of oxygen is many times higher than its requirement।
कि ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा आपको जो है फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, और जनरली ये जो रेशियो होता है फोटोसिंथेसिस इज टू रेस्पिरेशन का रेशियो ये होता है 10:1, कि भैया यहाँ अगर 10 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो हमें रिक्वायरमेंट कितने की है, 1 की है। क्लियर इतनी बात, छापो फटाफट। हो गया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है सर ये क्या होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो चलिए बात करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की। हम लोग कह रहे हैं कि सर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको आप रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन करके सेल्यूलर एनर्जी रिलीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका मैं ब्रेक डाउन करूंगा और उससे एनर्जी रिलीज करवाऊंगा, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब हमारे लिए मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट जो है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी मोस्ट कॉमन कौन है? ग्लूकोज। इसीलिए हम जितना भी चैप्टर डिस्कस करेंगे सब ग्लूकोज के ऊपर करेंगे। समझ आ रही है बात? तो हम लोगों ने कहा द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। तो एनी कंपाउंड utilized during respiration to release chemical energy। बात समझ आ रही है? तो सेल्यूलर एनर्जी जिस भी कंपाउंड से मुझे मिलेगी वो क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। Three common respiratory substrates are first carbohydrates, दूसरा lipids, and third प्रोटीन्स। अब सर सवाल ये है कि हम किसको पहले यूज करेंगे, किसको बाद में यूज करेंगे, ये क्या सीक्वेंस होगा? तो द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन इज carbohydrates, then lipids, then proteins। समझ आ रही है बात? क्लिप कार्बोहाइड्रेट्स यूज होंगे, फिर लिपिड्स यूज होंगे और फिर प्रोटीन्स यूज होंगे। यानी कि बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट होगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी कार्बोहाइड्रेट को दी जाएगी। अगर वो खत्म हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करना शुरू करेंगे? लिपिड्स। और अगर लिपिड्स भी खत्म हो गए तो उस कंडीशन में हम किस पर एस्पिरेशन करेंगे? अपना प्रोटीन पर। क्लियर इतनी बात? तो ये है आपके पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है इसका ब्रेकडाउन होता कैसे है, इसको समझते हैं बच्चों। तो देखिए ध्यान से देखना, हमारे पास शुरुआत होती है विद कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने कहा कि सर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनका ब्रेकडाउन कैसे होगा? हमने लिया यहां पर
ग्लूकोज। अब यहीं पर मैं आपको एक बेसिक लेआउट समझाऊंगा किसका, रेस्पिरेशन की प्रोसेसेस का, कि कौन कौन से स्टेप्स में रेस्पिरेशन होता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मिस मत करना कुछ भी। ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है बच्चों, यहां पर एक स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिससे फॉर्मेशन होता है पायरुविक एसिड का। ठीक है, पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड से बनता है क्या, यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और फाइनली ये एंटर करेगा इनटू द क्रेब्स साइकिल और बना लेगा बच्चों CO2 और H2O। और इसी ब्रेकडाउन में रिलीज होगी क्या? सेल्यूलर एनर्जी। कहाँ कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो सब हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। बेसिक लेआउट हमारे पास आ गया है कि सर 3 मेजर स्टेप्स दिख रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। और भी हैं क्या? तो आगे चैप्टर में धीरे धीरे बढ़ेंगे तो पता लगेगा कि और हैं या नहीं है। फिलहाल के लिए 3 है मेरे पास कि ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन करना है तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के तो 3 ही स्टेप है। एनर्जी जनरेशन के कितने स्टेप है वो आगे देखेंगे। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा सर सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर होगा लिंक रिएक्शन, फिर होगा क्रेब्स साइकिल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर और भी तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, उनको कैसे तोड़ा जाता है? तो देखिए बच्चों, आपके पास दूसरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है लिपिड्स या फैट्स। फैट्स जो होते हैं ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। पहला है ग्लिसरॉल और दूसरा है फैटी एसिड। ठीक है सर, इन पर रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? तो देखो, ग्लिसरॉल जो है ये तो बना लेता है एक कंपाउंड जिसका नाम है DHAP, which is an intermediate of glycolysis, और ये इंटर कन्वर्टेबल होता है एक और इंटरमीडिएट में जिसका नाम होता है PGAL। तो सर यहीं से शुरू हो गया कौन सा स्टेप? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगला स्टेप आता है कौन सा? लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन के बाद अगला स्टेप आता है क्रेब्स साइकिल। क्लियर इतनी बात? तो सर ये प्रोसेस ग्लिसरॉल से इस तरह से स्टार्ट होगा। फैटी एसिड का क्या होगा? तो बच्चों एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाता है? बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन से हमें यहां पर मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए फाइनली एंटर करता है कौन सी साइकिल? क्रेब्स साइकिल। तो ये है आपके पास फैटी एसिड का ब्रेकडाउन। तो हमें लिपिड्स का ब्रेकडाउन पता लग गया कि सर लिपिड जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल इस तरह से ब्रेकडाउन करेगा और फैटी एसिड इस तरह से ब्रेकडाउन करेगा कि फैटी एसिड्स जो हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है। देखो, मान लो तुम्हारे पास ये 10 कार्बन का चेन है। कितने कार्बन है? ये 10 कार्बन का चेन है। ठीक है, अब इस 10 कार्बन के चेन का जब बीटा ऑक्सीडेशन करना होगा तो बीटा यानी कि नंबर सेकंड, तो बीटा कार्बन के बाद इस तरह से कट लगाया जाता है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं।
और ये जो 2 कार्बन के कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितना कार्बन है, 2 कार्बन। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब कि छोटे छोटे पीसेस में फैटी एसिड, क्योंकि लंबी लंबी चेन्स होती हैं, तो लंबी लंबी चेन्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहे हैं, जिससे कि उसका ब्रेकडाउन जो है हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसी को आप क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। क्लियर इतनी बात बच्चा? तो ये है आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन जो हम लोग करेंगे किसका, फैटी एसिड्स का। एंड फाइनली थर्ड इज प्रोटीन्स। सर प्रोटीन्स के लिए क्या करेंगे? देखिए प्रोटीन्स बने होते हैं स्मॉलर यूनिट्स जिन्हें हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब ये अमीनो एसिड्स को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा अमोनिया और साथ में मिलेगा एक ऑर्गेनिक एसिड। भाई अगर एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को आप लोगों ने देखा हो तो आपको पता है उसके अंदर एक अमीन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अगर आप उसमें से अमीन ग्रुप को रिमूव कर दोगे इन फॉर्म ऑफ अमोनिया तो रिमेनिंग आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। सही बात। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ये कौन सा होगा? मान लो मुझे ऑर्गेनिक एसिड मिला PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो ये जाएगा बच्चों ग्लाइकोलाइसिस, फिर करेगा लिंक रिएक्शन और फिर करेगा क्रेब्स साइकिल। क्यों? क्योंकि PGA जो है वो इंटरमीडिएट है किसका? सर वो इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस का। अब मान लो सीधा आपको पायरुविक एसिड मिल गया, सीधा क्या मिल गया? पायरुविक एसिड मिल गया। अब पायरुविक एसिड अगर आपको मिल गया तो आपको क्या ग्लाइकोलाइसिस करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम तो सीधा क्या करने लग जाएंगे? सर आप करने लग जाएंगे लिंक रिएक्शन और फिर आप करेंगे क्रेब्स साइकिल। ठीक है। एंड थर्ड, मान लो आपको मिला सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मिला तो सिट्रिक एसिड इज कंपाउंड प्रेजेंट इन क्रेब्स साइकिल, तो आप सीधा किस में एंटर कर जाएंगे? क्रेब्स साइकिल में। तो कुल मिलाकर बात क्या आ रही है कि सर जब प्रोटीन को तोड़ेंगे तो जिस टाइप का ऑर्गेनिक एसिड बनेगा वो डिसाइड करेगा कि वो किस जगह से इस फ्लो के अंदर एंटर होगा, क्योंकि फ्लो जो है वो यही है कि ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, लिंक रिएक्शन चलेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा। अब बीच में मान लो ग्लाइकोलाइसिस का कोई एसिड बन गया तो वो किसमें घुस जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस बन जाए एंटर कर जाएगा। और अगर मान लो पायरुविक एसिड मिला तो उसको आगे क्या करना है? लिंक रिएक्शन करना है। अगर मान लो यहां पर इसका क्रेब्स साइकिल का कोई आपको एसिड बनता हुआ दिखता है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा? उस क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करके उसको साइकिल को पूरा कंप्लीट करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड कि हम किस तरह का आगे उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या आप लोगों को तीनों का ब्रेकडाउन क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दो, कंफर्म करो जल्दी से, क्या सारी बातें यहां तक क्लियर है? और मैं एक सवाल पूछूंगा जिससे मुझे ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि तुम लोगों को समझ आया है कि नहीं आया है। तो मेरा सवाल है, जवाब देंगे सब लोग कि भैया ये बताइए कि द अल्टीमेट प्रोसेस which is common for breakdown of all the respiratory substrate is हाँ जी, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से शायद सबको समझ आ रहा है कि सर अल्टीमेट ब्रेकडाउन देखा जाए तो किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू दी क्रेब्स साइकिल हो रहा है। क्या? तो सर हमने कहा कि कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ले लो, उसको अल्टीमेटली जाना किस में पड़ेगा? क्रेब्स साइकिल में जाना ही पड़ेगा, और कॉमन प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल। क्लियर? सबको समझ आ गई ये बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से मुझे बता दो, कोई दिक्कत है क्या? कंफर्म कर दो। हमने पहले लिपिड्स को तोड़ा, 2 कंपोनेंट्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम एंड फाइनल ब्रेकडाउन
इसके बाद प्रोटीन्स को हम लोगों ने अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया, अमीनो एसिड से बने अमोनिया को अलग कर दिया और ऑर्गेनिक एसिड को अलग कर दिया। अब एक बात बताओ, ऑर्गेनिक एसिड तो कोई भी बन सकता है क्योंकि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जब उनसे अमोनिया हटाया जाएगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बनेंगे। हो सकता है वो पीजीए बन जाए, हो सकता है पायरुविक एसिड बन जाए, हो सकता है सिट्रिक एसिड बन जाए, या और कोई एसिड बन जाए। अमोनिया का क्या है बेटा, वो तो रिलीज हो गई, उसका कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो हो सकता है कोई भी एसिड हमें मिल जाए, तो जो फर्दर ब्रेकडाउन होगा उस एसिड का वो किस पर डिपेंड करेगा कि वो किस जगह पर अपनी पोजीशन बनाता है, वो किस जगह पर इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल आपने ये ब्रेकडाउन पढ़ा है ग्लूकोज का, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आपको पता है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे पीजीए बना, फिर लास्ट में पायरुविक एसिड बना। तो अगर पीजीए बन रहा होगा तो वो ग्लाइकोलाइसिस करेगा और वो ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट करके पायरुविक एसिड बनाएगा। और अगर सीधा पायरुविक एसिड बन गया तो पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा, लिंक रिएक्शन में चला जाएगा। और लिंक रिएक्शन के बाद हमें क्रेब्स साइकिल करना है। अब क्रेब्स साइकिल में सबसे पहला एसिड बनता है सिट्रिक एसिड। तो भैया अगर सिट्रिक एसिड सीधा ही मिल गया तो मैं ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन क्यों करूंगा, मैं तो सीधा क्या करने लग जाऊंगा, क्रेब्स साइकिल करने लग जाऊंगा। क्लियर है क्या सबको? जल्दी से कंफर्म कर दो, ऑल क्लियर। हाँ तो चलो छाप देंगे इसको फटाफट। बेटा एनिमल प्लांट सब में होगी, जितने लिविंग सेल्स है सबके अंदर चलेगा, सबको एनर्जी चाहिए। बेटा लिंक रिएक्शन पूछ रहे हो, आपको ग्लाइकोलाइसिस पता है क्या है, या आपको क्रेब्स साइकिल पूरा आता है? रुको तो सही, चैप्टर शुरू ही तो हुआ है, सब पहले दिन ही बता दूं। हाँ जी चलें आगे, हो गया क्या, कंफर्म करें। बेटा पीजीएल डीएचएपी सब पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ थोड़ा सा सब्र रखो, है ना। चलिए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर ये सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो गया है, तो है ना, अब आगे कहानी में क्या हो रहा है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले रेस्पिरेशन के टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कि भैया कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को यूज करेंगे, उसके बेसिस पर रेस्पिरेशन दो टाइप का है। पहला जिसको कहा जाता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और दूसरा जिसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मिक। कौन कौन सा? फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक। अब सुनेंगे ध्यान से। फ्लोटिंग, देखो अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मैं अभी पढ़कर आया हूं, मेरे पास कितने हैं? 3, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर या लिपिड्स पर, क्योंकि वो जो है वो कंपोनेंट्स नहीं है, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं बॉडी के, ये पढ़ा होगा बचपन में, एक टर्म पढ़ते हैं कि सर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी आर, किसको कहते हैं, जल्दी बता दो मुझे। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी आर प्रोटीन्स। पढ़ाई क्या ये बचपन में पढ़ाया गया था कि सर जो मेजर कंपोनेंट है वो प्रोटीन्स हैं,
तो शुरुआती रेस्पिरेशन हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर और लिपिड्स पर। अगर ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो हम किस पर जाएंगे? प्रोटीन पर। अब जब प्रोटीन पर जाने लगे हैं तो सर हमने अपने कंपोनेंट को, जिससे हमारी बॉडी बनी है, उसी को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया। तो सर इस वजह से क्या होगा कि हम लीथल स्टेट में चले जाएंगे। बॉडी का नॉर्मल कंडीशन क्या है? ये फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, जहां यूज हो रहा है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। और इसीलिए ये कंडीशन होती है नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि हम बहुत सारा स्टोर कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी और लिपिड भी। ठीक है, लेकिन बात करें प्रोटोप्लाज्मिक की, तो यहां क्या यूज कर रहे हैं? प्रोटीन्स। और जब प्रोटीन्स को यूज करना शुरू किया है तो कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, या मैं कहूँ कुछ एंजाइम्स हैं, सबका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो भैया अगर यही नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो प्रोटीन्स का जब ब्रेकडाउन आपने शुरू कर दिया है तो दिस इज लीथल स्टेट ऑफ सेल। लीथल स्टेट का मतलब होता है, लीथल मतलब जानलेवा। तो भैया आपके पास बॉडी में अब कुछ नहीं बचा है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके खत्म हो गए हैं, लिपिड्स आपके खत्म हो गए हैं, तो फाइनली आप अब जो बचा कुचा प्रोटीन है उस पर रेस्पिरेशन कर रहे हो, एंड दिस इज द लीथल कंडीशन ऑफ बॉडी। क्लियर है दोनों? इसके बाद अगला क्राइटेरिया आता है मेरे पास रेस्पिरेशन का, जिसमें अगेन रेस्पिरेशन दो टाइप्स का है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये OTBO का मतलब है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर मेरे पास अगेन रेस्पिरेशन दो टाइप का है। कौन सा? पहला एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। क्लियर? सुने सुने नाम होंगे कि सर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो कॉमन से नाम है जो हम लोगों ने कई बार सुने हैं। यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और यहां ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ऑक्सीडेशन करना है ग्लूकोज का। ध्यान से सुनना, मुझे ऑक्सीडेशन करना है ग्लूकोज का, और ऑक्सीडेशन करने के लिए मुझे चाहिए होता है ऑक्सीजन। क्या अगर वहां ऑक्सीजन होगा तो ग्लूकोज पूरी तरह से टूट पाएगा या नहीं टूट पाएगा? क्या मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर सकता हूं अगर ऑक्सीजन होगा तो? बताओ भाई, अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो मैं ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर पाऊंगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो पाएगा? सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और यहां होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब एक बात बताओ, ग्लूकोज ऑर्गेनिक होता है कि इनऑर्गेनिक होता है? जल्दी से मुझे बता दो, ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड? अरे बहुत आसान है, तो ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ऑर्गेनिक बनेंगे कि इनऑर्गेनिक बनेंगे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया है तो बनने वाले प्रोडक्ट कैसे होंगे? पूरी तरह से तोड़ दिया है। तो सर
अल्टीमेटली जब पूरी तरह से तोड़ दिया है आपने तो CO2H2O मिलेगा, और CO2H2O कैसा होता है? प्रोडक्ट्स इनऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर प्रोडक्ट्स कुछ होंगे ऑर्गेनिक, जैसे लैक्टिक एसिड और एल्कोहल, और कुछ होंगे इनऑर्गेनिक जैसे CO2। समझ आ रही है ये बात? तो सर जब कंप्लीटली तोड़ देंगे तो सब इनऑर्गेनिक बनेंगे जैसे CO2 और H2O। लेकिन अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो अगला पॉइंट, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? मोर एनर्जी प्रोडक्शन किसमें होगा, एरोबिक में कि एनएरोबिक में? ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करेगा? बहुत बढ़िया। तो यहां आपको मोर एटीपी देखने को मिलेंगे क्योंकि सर कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है और ये काउंटिंग होता है 36 या 38 एटीपी। ठीक है, लेकिन यहां बात करें तो यहां आपको मिलता है ओनली 2 एटीपी। अब आप सोचो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से इतना मिल सकता है लेकिन केवल कितना मिलता है? 2 एटीपी। अब आपसे पूछा जाए एक सवाल कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज हाउ मेनी टाइम्स मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बताओ। ये मैथमेटिक्स बना देते जबरदस्ती की, है ना? तो 36 को मानना है आपको, है ना? 36 को मान लो कि भैया 36 एटीपी मिलता है स्टैंडर्ड जो है, तो कितने टाइम मोर एफिशिएंट है एज कंपेयर टू एनएरोबिक? मैथ्स आती है ना कि सर यहां 18 टाइम्स ज्यादा एटीपी मिल रहा है। समझ आ रही है बात? तो आपका आंसर होगा 18 टाइम्स मोर एटीपी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। कौन सा फास्ट प्रोसेस होगा? अरे 16 नहीं आएगा भैया, 18 आएगा, ध्यान रखना। हाँ, कौन सा फास्ट प्रोसेस होगा? सर जब पूरा तोड़ना पड़ेगा तो धीरे धीरे टूटेगा, इसीलिए स्लो प्रोसेस होगा। लेकिन अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो फटाफट से 1-2 स्टेप्स में हो जाता है और इसीलिए फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब हमें डिफरेंसेस पता लग गए एरोबिक और एनएरोबिक के। सवाल ये आता है कि सर जब एरोबिक से हमें इतना फायदा होता है, इतने सारे एटीपी मिलते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है? व्हाई? तो समझो, मान लो तुम टहलने निकले और टहलते टहलते तुमने देखा नहीं कि नीचे एक 4 पैरों वाला जानवर बैठा हुआ था और तुमने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया, जो कि कभी सीधी नहीं हो सकती। समझ गए ना तुम? तो तुमने जैसे ही उसकी पूंछ पर पैर रखा तो उसने तुम्हें दौड़ाना शुरू किया और एक मैराथन शुरू हो गई ओलंपिक की। और अब इस मैराथन के अंदर ऐसा तो है नहीं कि तुम उससे बोलोगे कि भैया रुक जा, मुझे ग्लूकोज पूरा तोड़ लेने दे, फिर उसके बाद अपन दोनों दौड़ेंगे। तो बात समझ आ रही है कि सर बॉडी जैसे ही इमरजेंसी कंडीशन में आएगी तो इमरजेंसी कंडीशन में आते ही उसको क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी एटीपी बनाना पड़ेगा। और जल्दी जल्दी एटीपी बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर उसको ज्यादा एटीपी चाहिए तो वो क्या करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। आराम से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, वो आराम से बैठकर क्या कर रहा है? अपने पूरे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहा है और एनर्जी जनरेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन आई तो भैया हम इंतजार नहीं कर सकते कि पूरा टूटेगा और एटीपी मिलेगा। नहीं, हमें चाहिए इमीडिएट एटीपी।
और वो कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर इतनी बात? तो ये है आपके पास एरोबिक और एनएरोबिक। सबको समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से कंफर्म कर दो, सारी बातें क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो चैप्टर, क्या ये चैप्टर अभी तक मुश्किल लग रहा है? मुझे बता दो कि भैया ये मुश्किल लग रहा हो तुम्हें, कुछ अभी तक ऐसा कोई मैंने ऐसी बात कर दी हो जो तुम्हारे ऐसे निकल गई हो। क्या चैप्टर मुश्किल है? मैंने कहा बहुत इजी है चैप्टर, बहुत ज़्यादा इजी है। बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। जो तुमने कहा ना शुरुआत में कि सर बहुत टफ चैप्टर, नहीं है, बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो जाएगा और उसमें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मतलब ये मान कर चलो कि ये चैप्टर 2 से मतलब 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, 3-4 लेक्चर के बीच में अपन इसको ख़त्म कर देंगे। इतना सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर ही नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे फटाफट से। हो गया क्या? चलें आगे। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले हमें 2-3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए। तो ये क्या है कि सर अब आता है हमारे पास असिमिलेटरी पावर। ठीक है, अब ये असिमिलेटरी पावर क्या होती है इसकी बात करते हैं। देखो, आपके सेल के अंदर या किसी भी सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी हो सकती है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इन्हें हम लोग नाम देते हैं असिमिलेटरी पावर। क्या नाम देते हैं? असिमिलेटरी पावर। अब सबसे कॉमन असिमिलेटरी पावर जो आपके पास आता है वो आता है ATP। द फुल फॉर्म ऑफ ATP इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। देखो बच्चों, ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है। आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लियोटाइड के बारे में सुना होगा कि सर कोई भी नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस के साथ एडअप होता है शुगर, पेंटोज शुगर, और साथ में होता है यहां पर आपके पास फॉस्फेट ग्रुप। तो इस स्ट्रक्चर को आप कंबाइंडली कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। पता है ये बात? अब एटीपी क्या है? सर एक न्यूक्लियोसाइड है एडिनोसिन। इस एडिनोसिन के साथ लगे होते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स। कितने फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं? 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। तो सर इसीलिए कहा जाता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। बात समझ आ रही है? तो सर एडिनोसिन पहले के साथ जुड़ा,
तो इसे बोलेंगे मोनोफॉस्फेट, 2 के साथ जुड़ा तो बोलेंगे डाइफॉस्फेट, और तीसरे के साथ जुड़ा तो इसे बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट। तो इसी तरह से बनते हैं हमारे पास AMP, ADP एंड ATP। बात समझ आ रही है? तो किस तरह से यहां फॉर्मेशन हो रहा है, क्या आप लोगों को ये बात क्लियर? जल्दी बताएं, क्या ये बात क्लियर है? अब सर एनर्जी आती कहां से है, इसको समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं, इन्हें फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होती है 12 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कितने किलो कैलोरीज? 12। अब बॉन्ड एनर्जी जो है वो यहां पर हमें पता लग गई कि सर 12 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी जो है यहां पर क्या होती है, स्टोर हो जाती है। आपको पता है बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी होती है, बॉन्ड्स को जब तोड़ा जाता है तो फिर से एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है तो फिर से एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो, जब पहला बॉन्ड तोड़ा जाता है तो इससे मिलता है 7.3 किलो कैलोरीज, और दूसरा बॉन्ड आपको देता है 6.5 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी मान लो मुझे केमिकल रिएक्शन करना है, मुझे एनर्जी चाहिए, तो मैं एटीपी को बुलाऊंगा और ये तोड़ दूंगा, एक फॉस्फेट अलग कर दूंगा। एक फॉस्फेट अलग करते ही मुझे मिल गया 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी को मैं यूज करके वो केमिकल रिएक्शन को आगे प्रोसेस करूंगा। समझ आ रही है बात? तो एटीपी किस तरह से एनर्जी दे रहा है ये आप लोगों को समझ आ गया। अब हमने कई सारे रिएक्शंस में ये पढ़ा है कि सर, क्वेश्चन है एक मेरा, विच रिएक्शन is more efficient? पहला, AMP से ATP। थोड़ा सा क्वेश्चन को और मॉडिफाई करते हैं। आपको इनपुट एनर्जी दी हुई है कि आप इनपुट दे रहे हो 24 किलो कैलोरीज का, तो आप 2 रिएक्शन कर सकते हो। दूसरा रिएक्शन है देखो, AMP से ATP बनाना है। AMP ये रहा, यहां तक इससे 2 फॉस्फेट जोड़कर ATP बनाना है। खर्चा कितना होगा सर? इसमें लगेंगे 12 किलो कैलोरीज, सॉरी 24 किलो कैलोरीज। ठीक है, दूसरा रिएक्शन ADP है 2। एक ADP से ATP बनाने के लिए चाहिए 12, 2 से 2 बनाने के लिए चाहिए 24, यानी दोनों में इनपुट एनर्जी तो बराबर है। तो आपसे कहा गया कि भैया दोनों के लिए आपको कितना किलो कैलोरीज दिया गया है? 24 किलो कैलोरीज दिया गया है। अब ज्यादा एफिशिएंट रिएक्शन कौन सा होगा? तो वो निकलेगा, इनपुट तो दोनों में सेम है, आउटपुट से। अब आउटपुट निकालते हैं। चलो, ATP से पहले ADP बनाया, ADP बनाया तो 7.3 निकला, फिर ADP से AMP बनाया तो निकला 6.3, यानी कि यहां जो आउटपुट एनर्जी होगा वो कितना होगा बच्चों? वो होगा 6.5 प्लस 7.3 कितना होगा? 13.8 किलो कैलोरीज। सही बात। दूसरी तरफ जब हम यहां 2 ATP से 2 ADP तोड़ रहे हैं तो
एक एटीपी से एडीपी बनाने पर आपको कितना मिलता है 7.3 और 2 से कितना मिलेगा 7.3 प्लस 7.3 जो बराबर होता है 14.6 किलो कैलोरीज के। समझ आ रही है बात? तो ज्यादा एनर्जी आउटपुट में किधर मिल रही है, 1 में या 2 में? बताइए, ज्यादा आउटपुट एनर्जी किस में मिल रही है बच्चों? सेकंड में मिल रही है, इसीलिए मोर एफिशिएंट होता है। और इसीलिए जब भी आप रिएक्शंस पढ़ते हैं तो आप देखते हैं आपको यही देखने को मिलता है, कभी भी एएमपी बनता हुआ नहीं दिखता। कभी भी आपने किसी रिएक्शन में नहीं लिखा कि एटीपी से एएमपी बना दिया। आपने अभी भी फोटोसिंथेसिस पढ़कर आए हो, वहां पर भी क्या लिख रहे थे कि भैया एटीपी से एडीपी ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भैया खर्चा तो बराबर है, फिर मैं ज्यादा एफिशिएंट रिएक्शन को ही करूं ना, लेस एफिशिएंट रिएक्शन को क्यों करूं फालतू में? मेरा तो नुकसान हो रहा है यहां पर। समझ आ गई क्या बात? बताओ, क्या ये बात क्लियर है सबको? जल्दी से कंफर्म कर दो कि कौन सा ज्यादा फीजिबल रिएक्शन होता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है सेकंड, NAD और NADP। अब सर ये दोनों अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? हमने कहा भैया देखो लगभग स्ट्रक्चर जो है सेम ही है। इसमें फॉस्फेट एक्स्ट्रा है, इसमें फॉस्फेट नहीं होता। फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और यहां है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है, ये है यूनिवर्सल कैटाबॉलिक हाइड्रोजन एक्सेप्टर। आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ के आए हो, जो एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें आप बार बार यूज कर रहे थे NADP पॉजिटिव, बिकॉज ये होता है यूनिवर्सल एनाबॉलिक हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो जब भी कोई एनाबॉलिक रिएक्शन होंगे तो उस समय पर आप यूज करोगे NADP पॉजिटिव, लेकिन अगर कोई कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें आप क्या यूज करोगे? NAD पॉजिटिव। रिएक्शन वैसा ही होगा, NAD पॉजिटिव प्लस 2H बनाएंगे NADH2 या NADH प्लस H पॉजिटिव, और NADP पॉजिटिव प्लस 2 हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? NADPH2। क्लियर इतनी बात? तो सर जब भी एनाबॉलिक रिएक्शंस की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे किसको? NADP पॉजिटिव को। लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है किसी जगह पर, तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस में आप क्या यूज करेंगे? NAD पॉजिटिव। तो रेस्पिरेशन में हम कौन सा यूज करेंगे? जल्दी से मुझे बता दो। रेस्पिरेशन में आप क्या यूज करने वाले हैं? मेजर कैटाबॉलिक रिएक्शंस यहां पर होंगे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो उस समय पर आप किसको यूज करेंगे? NAD पॉजिटिव को। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है क्या? सबको ये समझ आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है? जल्दी से कंफर्म कर दो मुझे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आप लोगों को क्लियर हैं? चलो आगे चलते हैं। एक और नाम यहां पर आता है FAD पॉजिटिव।
बच्चों कुछ रिएक्शंस के अंदर एक और हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है जिसको FAD पॉजिटिव कहा जाता है, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और ये भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। FAD पॉजिटिव लेगा 2 हाइड्रोजन और बना देगा FADH2। अब खास बात क्या है, आप लोगों ने एंजाइम्स पढ़े हैं, एंजाइम्स के अंदर कोएंजाइम्स होते हैं। तो ये जो आपने पढ़े NAD पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव, दीज आर कोएंजाइम्स। These also function as coenzymes, यानी दूसरे एंजाइम्स के साथ बाइंड होकर उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करेंगे। क्लियर? तो ये हैं बच्चों आपके पास असिमिलेटरी पावर्स। 4 असिमिलेटरी पावर आई। सबसे पहले ATP। अच्छा, ATP का फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ फॉस्फोराइलेशन में। याद आ रही होगी कुछ बात कि सर ATP बनता कैसे है। फॉस्फोराइलेशन 2 टाइप का था, CLP SLP। यहाँ बहुत काम आएगा, उसको ध्यान में रखना। याद है कि नहीं है? अगर डायरेक्ट ATP बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, CLP या SLP? जल्दी से मुझे बता दो। डायरेक्ट ATP बना तो क्या बोला जाएगा? हाँ जी, SLP। बहुत बढ़िया। और अगर हम ETS चलाकर ATP बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, CLP। अब CLP 2 टाइप का था, माइटोकॉन्ड्रिया में तो चल रहा था वो ऑक्सीडेशन से, और हमारे पास यहाँ जो फोटोसिंथेसिस था वहाँ वो लाइट से चल रहा था, तो वहाँ बोल रहे थे फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो चल रहा है उसे बोला था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कुछ याद आ रहा है क्या? तो ATP हमारे पास पहला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कितनी एनर्जी दे रहा है हम लोगों ने देखा, फिजिबल रिएक्शन देखे, उसके बाद हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स को देखा, NAD पॉजिटिव कहाँ यूज होगा, NADP पॉजिटिव कहाँ यूज होगा और FAD पॉजिटिव कहाँ यूज होगा। क्लियर? तो ये है आपके पास 4 असिमिलेटरी पावर्स। क्या सबको ये बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से कंफर्म कर दो। सारी बातें क्लियर आज जितनी भी पढ़ाई गई हैं? चलो इसको छापेंगे अब आराम से। छापा क्या? छापा गया? चलिए बच्चों, तो ये था रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानी रेस्पिरेशन के बारे में, और मुझे लग रहा है कि शायद बहुत आसान चीज़ें थी आज की स्लाइड में, है ना। जितना भी आज हम लोगों ने क्लास में पढ़ा बहुत आसान था, ठीक है। लेकिन अगली क्लास जो है उसमें हम मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, तो मेक श्योर वो इम्पॉर्टेंट क्लास है, उसको आप मिस ना करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में।